नाज़रीन, यमन से अनाउंसमेंट सामने आ रही है कि वो इजराइल पर अटैक करेगा और IRGC से ये डिक्लेरेशन आ रही है कि उन्होंने एक लिस्ट तरतीब दे दी है इजराइल के अंदर टारगेट्स के हवाले से, और अगर इजराइल का हमला होता है तो फिर उन टारगेट्स के ऊपर फौरी तौर पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। और ये इजराइल के सबसे हसास तरीन टारगेट्स हैं, जिसमें इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स भी शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि उनके ऊपर वो हमले फौरी तौर पर शुरू कर देंगे। ये टारगेट्स उन्होंने लॉक कर लिए हैं। रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो अलायंस है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और नाइजीरिया में अमेरिका ने हमला करना है, ये धमकी ट्रंप लगा चुके हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा धचका देखने को मिला है, और वो ये है कि जो अफ्रीकन कमांड है, जिसने ज़ाहिर के सारे इस अटैक को देखना है, अफ्रीकन कमांड इस बात से मुत्तफिक नहीं है। ताजा तरीन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन कमांड ने पेंटागन को लिखा है कि नाइजीरिया पर हमला करने से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अफ्रीका के अंदर हमारी कुछ और प्रायोरिटीज हैं, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए बजाय कि हम नाइजीरिया के ऊपर अटैक करें। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना, चाइना टेक्नोलॉजी का, इनोवेशंस का एक सुपर पावर बनकर जब वो सामने आ रहा है। बहुत सारी चीजें रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं। आज द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जो है उसको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज वेस्टर्न वर्ल्ड और उनकी जो हेजेमनी है उसके खिलाफ हासिल हो गया है, उसके मुकाबले में हासिल हो गया है, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी रीशेप कर सकता है। ये इतना बड़ा एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि चाइना को जो ग्रीन एनर्जी है उसमें मुकम्मल डोमिनेंस हासिल हो गई है। चाइना इस वक्त ग्रीन एनर्जी, जिसमें सोलर आता है, जिसमें विंड के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करना है, इसमें चाइना जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया का बनकर सामने आ रहा है। ये सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इस वक्त चाइना के पास है, और इसका स्केल इतना बड़ा है, इतना बड़ा स्केल है कि चाइना पूरे प्लेनेट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। दुनिया में ये ताकत किसी के पास नहीं है। पूरे प्लेनेट के लिए चाइना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इतने बड़े लेवल के ऊपर वो सोलर पैनल्स बना रहा है, और ये ग्रीन एनर्जी जो वो इस लेवल के ऊपर वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब जो है वो यूरोपियंस के हवाले से सर्वे भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यूरोपियंस जो हैं, वहां के जो अवाम है, वो ये चाहते हैं कि यूरोप इस ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो दूसरी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उनके लिए साबित हो रही है। तो लेकिन वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स है और अमेरिकन गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि वो इस एनर्जी की तरफ जाए, क्योंकि उसमें डोमिनेंस चाइना की है। लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ है, तो उनको वो कैसे रोकेंगे। और जाहिर है कि वो ममालिक जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, वो चाइना से ये एनर्जी खरीद रहे हैं, सोलर पैनल खरीद रहे हैं, और ये ग्रीन एनर्जी चाइना वहां पर प्रोजेक्ट्स जब लगा रहा है, तो जाहिर है कि उनकी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो ये बाकी जैसे बहुत सारी चीजों में चाइना आगे है, तो जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास है, तो वेस्ट अब उसको खलबली पड़ी हुई है कि हम क्या करें, तो ये एक एडवांटेज उनके पास है। तो इसी तरह ये जो ग्रीन एनर्जी है इसकी डोमिनेंस चाइना के पास आ गई है, और अभी आज उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं, और चाइना जो है वो कामयाबी के साथ ये भी कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है कि वो जो अपने सैटेलाइट्स हैं उनको डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए, दोनों के लिए सैटेलाइट्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी भी चाइना जो है वो हासिल कर रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हैरेट्स की एक हेडलाइन आपके साथ शेयर करते हैं, कैसे अमेरिका के अंदर एक भरपूर लड़ाई जारी है, जिसमें इजरायली लॉबी अपनी जड़ें मजीद मजबूत करने की और जो इन्फ्लुएंस वो खो रहे हैं उसको मजीद पकड़ उसकी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक भरपूर रेजिस्टेंस है। पैरामाउंट के हवाले से हमने एक रिपोर्ट इससे पहले दी थी। आज हैरेट्स लिख रहा है कि पैरामाउंट ने, आप जानते हैं कि हॉलीवुड का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो है, तो पैरामाउंट ने एक खुफिया लिस्ट बना ली है जिसमें हॉलीवुड के जो बड़े एक्टर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना है। पैरामाउंट स्टूडियोज रिपोर्टेडली कीप्स इंटरनल ब्लैक लिस्ट, एक खुफिया तौर पर उन्होंने ब्लैक लिस्ट बना ली है ऑफ एंटी सेमिटिक इंडस्ट्री फिगर्स। जिन्होंने फलस्तीन के हक में बात की है तो वो एंटी सेमिटिक हैं और उनको इंडस्ट्री से अबाउट करना है, जिसमें ए लिस्ट कैटेगरी के अदाकार हैं। तो पैरामाउंट ने पब्लिकली इस बात को रिजेक्ट किया है
کہ وہ اسرائیلی فلم انسٹیٹیوشنز کا بیک آؤٹ نہیں کریں گے، یعنی وہ کریں گے ہم اسرائیلی فلم انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کریں گے، یہ پبلکلی انہوں نے کہا ہے۔ تو اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کیوں، کیونکہ یہ لیری ایلیسن اس نے یہ کمپنی خریدی ہے جو کہ بہت بڑا ظاہر زائنسٹ ہے، تو اس کے بیٹے اس وقت پیراماؤنٹ کو جو وہ چلا رہے ہیں، اور یہ لیری ایلیسن وہی ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک خریدی ہے، جو سی بی ایس کو جو وہ سی بی ایس جو بڑا میڈیا ہے اس کو اون کرتے ہیں، اور ان کے بہت سارے دیگر بزنسز ہیں۔ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے، یعنی ابھی وہ ایلون مسک کا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ ٹیسلا سے بھی جو پیسے ہے وہ اس کی پرسنل ویلتھ میں شامل کر رہے ہیں، اگر وہ نہ کرے تو اس وقت لیری ایلیسن جو ہے وہ دنیا کے پہلے نمبر پر آ چکے ہیں امارت کے حوالے سے۔ پہلے ایلون مسک تھے تو اب لیری ایلیسن جو وہ آ چکے ہیں، یعنی دنیا کا سب سے امیر ترین شخص۔ تو یہ اس وقت یعنی اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل ہے کیا، ایک ایسا پروجیکٹ جس کو ایک بینکار فیملی نے کریٹ کیا اور بلینئرز چلا رہے ہیں، 10-15 بلینئرز ہیں جو اس اینٹی کو چلا رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹس ہیں کہ امریکہ کی جو بڑی پروڈکشن سٹوڈیوز ہیں، یعنی جو ہالی ووڈ بڑے سٹوڈیوز ہیں، وہ سارے ان کے ہیں، ان کے مذہب کے لوگوں وہ اون کرتے ہیں، اس لیے ہالی ووڈ میں اور پھر یہی کمپنیز ہیں وہ نیوز چینلز بھی اون کرتی ہیں، جیسے وارنر بروس ہے، وارنر بروس جو ہے وہ سی این این کو بھی اون کرتا ہے اور وہ بھی ان کا ہے۔ تو وارنر بروس آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہالی ووڈ اسٹوڈیو ہے، پیراماؤنٹ پکچرز، یونیورسل پکچرز اور 20th سینچری فاکس یہ بھی ان کا ہے، کولمبیا پکچرز۔ تو یہ سارے مطلب وہ میجر 4-5 ان کے اگر ہم نکالیں تو یہی تو ہیں، تو یہ سارے یہ ان کرتے ہیں۔ پھر یہ بڑی پروڈکشن کمپنیز ہیں جو آگے پھر نیوز میڈیا کے ساتھ بھی لنک ہیں، تو اس طرح سے لابی کا پورا کنٹرول ہے۔ یہ لڑائی یعنی کہ وہ ان ایکٹرز کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں جو فلسطین کے لیے جنہوں نے بات کی، اور ادھر ان کا جو نیوز میڈیا ہے وہ اس حوالے سے چیزوں کو آگے پھیلا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی لڑائی ہے جو لابی اس وقت وہاں پر لڑ رہی ہے۔ تو دیکھیں گے اس کا نتیجہ جو وہ کیا نکلے گا۔ آئی آر جی سی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹس لاک کر لیے ہیں، جس کے اندر تل اویو میں جو کریات ہے، جو ان کا ڈیفنس کمپلیکس ہے، یہ بین گورین ایئرپورٹ، نیوکلیر ریئیکٹر جو ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے نشانے کے اوپر ہیں، اور جو ہی سپریم کمانڈر ہمیں آرڈر کریں گے ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اور یعنی بین گورین ایئرپورٹ پر اس سے پہلے ایران نے اٹیک نہیں کیا، نیوکلیر ریئیکٹرز کے اوپر ایران نے اٹیک نہیں کیا، حالانکہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا، ایران نے نہیں کیا۔ So according to the reports, Iranian officials including the IRGC has warned that they have set targets inside Israel and will respond forcefully to the attack. کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کا بہت طاقتور انداز میں ہم جواب دیں گے، فورسفلی جواب دیں گے۔ اور ایران کے جو اسپیکر ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان کا دورہ، انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس مسٹ ایکسپٹ کانسیکوینسز آف اگریشن اگینسٹ ایران، ہمارے پر اگریشن ہوا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی پینلٹی تو ہونی چاہیے۔ اور یمن کی اناؤنسمنٹ آئی ہے، یمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور یمن نے انفیکٹ جو ہے وہ ایک ریٹرن میسج بھی القسام کو بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل فل سکیل اگریشن غزہ پر شروع کرتا ہے وی ول ریٹرن ٹو آور ملٹری آپریشن۔ دیکھیں ابھی تک تو حماس بھی رسپونڈ نہیں نہ کر رہی ہے، تو حماس کی بات چیت ابھی میڈیٹرز کے ساتھ چل رہی ہے، تو یمن نے حماس کو بھی میسج بھیجا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی وہ جاری کر رہے ہیں کہ جو ہی حماس اپنے حملے شروع کرے گی یمن کے حملے بھی اسرائیل پر شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے حماس نہیں کرے گی تو جب تک وہ گرین لائٹ نہیں دیں گے تو یمن پھر، کیونکہ ایک بات ہی چل رہی ہے نا سیز فائر کے حوالے سے، تو جو بھی ان کی میڈیٹر سے بات ہو رہی ہے تو جو ہی اشارہ ہوگا یمن کہہ رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر حملے وہ شروع کر دیں گے۔ لیبنان کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ تازہ ترین رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں 28 لیبنیز شہید کیے ہیں اسرائیل نے، اور اس سے زیادہ زخمی کیے ہیں، 28 لیبنیز کو شہید کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ایک جنگ تو وہاں پر اسرائیل لانچ کیے ہوئے ہے، اور اس وقت اسرائیل جو ہے وہ دھمکا رہا ہے جو لیبنیز آرمی ہے اس کو کہ لیبنیز آرمی حزب اللہ پر حملہ کرے اور حزب اللہ کو ڈسٹریکٹ کرے، یعنی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو لیبنیز آرمی ہے وہ اسرائیل کے لیے کام کرے، جو کہ کبھی ہوگا نہیں۔ بھئی اسرائیل میں اگر اتنی طاقت ہے وہ حزب اللہ کو ڈسارم کر لے، اس نے ایک فل سکیل جنگ لانچ کی تو کیا نتیجہ نکلا؟ ایک عبرتناک شکست
कैसे इनकी सैकड़ों हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज हुई और कैसे ये ताबूत उठाकर वहां से भागे हैं। तो अब सीज फायर की आड़ में जो है वहां पर अग्रेशन ये कर रहे हैं, तो इतने ये ताकतवर हैं तो ये कर लें हिजबुल्लाह को डिसआर्म। ये चाहते हैं लेबनीज आर्मी जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करे, ये कभी होगा नहीं और ना हो रहा है और कभी होगा भी नहीं। तो गजा में रेजिस्टेंस ने एक ऐसे इजरायली फौजी की बॉडी को रिटर्न किया है जिसकी 2014 की जो गजा वॉर हुई थी उसमें डेथ हुई थी 2014 में, तो वो बॉडी भी उन्होंने वापस की है। इस वक्त थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि गजा सिटी के अंदर फोन सर्विस कट कर दी गई है। अब ये क्या नया प्लान है, यानी इजराइल ने कट किया है फोन सर्विस, क्या मकसद हो सकता है? जर्मनी में मुजाहरे हुए हैं, जर्मनी के एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने हैमबर्ग जो रेलवे है जो लाइन है उसको ब्लॉक कर लिया टू प्रोटेस्ट आर्म्स टू इजराइल। इजराइल के लिए असला सप्लाई बंद की जाए, वहां पर उन्होंने वो पूरा ब्लॉक कर लिया। बड़ा ब्रिज है, ठीक है, उसको वहां पर उन्होंने मुजाहरा किया और उसको सारा ब्लॉक कर लिया। अच्छा, इसी के साथ नॉर्थ कोरिया और रशिया जब बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, और रशिया और चाइना उनके ताल्लुकात सबसे ज्यादा इस वक्त हैं, और ये वो अलायंस है जो वेस्ट के लिए सबसे बड़ी आप कह लें कि चैलेंज है। देखिए, वर्ल्ड वॉर में कोई वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ तो जंग नहीं हो रही थी भाई, वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी लड़ रहा है ना, तो जर्मनी भी तो वेस्ट है, तो वो आपस में लड़े जा रहे हैं। उसमें ईस्ट से तो कोई ऐसी ताकत शामिल नहीं है, अगर सल्तनत उस्मानिया शामिल है भी सही तो वो भी वेस्टर्न कंट्रीज की इत्तेहादी है। सल्तनत उस्मानिया बाद में शामिल हुई है ना, और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के साथ शामिल हुई है, जर्मनी की इत्तेहादी बनी है। तो ऐसा नहीं था कि वेस्ट की लड़ाई ओटोमन एम्पायर से हो रही थी भाई, ओटोमन एम्पायर भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की इत्तेहादी थी और वो लड़ रहे थे आपस में एक तरह से, यानी ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, यानी वेस्टर्न हेजेमनी और ईस्टर्न पावर जब आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि चाइना और रशिया का जो अलायंस बन गया है जिसमें नॉर्थ कोरिया है, जिसमें ईरान है, बाकी मुल्क हैं, तो वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ ये सबसे बड़ा अलायंस है जो अब तक बना है। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया ने फौजें भेज दी, अभी रिसेंटली उन्होंने 5000 फौजें भेजी हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, ये तो इंटेलिजेंस होती है ना। अब ये साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस के ये नंबर है कि 5000 भेजे हैं, तो ये 20,000 हो तो क्या पता, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रशिया एंड नॉर्थ कोरिया एडवांस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन टॉक्स। सीनियर रशियन मिलिट्री डेलीगेशन जो है, जिसको डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर रशिया के हेड कर रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं मिलिट्री और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने की बात। अभी अगर हम नोट करेंगे, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, खासकर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनके जो आपस में दौरे हो रहे हैं वो कितने तवातर के साथ हैं, यानी सबके जो डेलीगेशन हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी नॉर्थ कोरिया की जो हाई ऑफिशियल हैं वो पहुंचे हुए थे रशिया में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, प्यूटन से मुलाकात हुई, रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। अभी रशिया के प्राइम मिनिस्टर जब चाइना पहुंचे, अब रशिया का डेलीगेशन नॉर्थ कोरिया पहुंच गया, यानी एक डेलीगेशन आ रहा है, इधर से डेलीगेशन जा रहा है, इतने क्लोजली उनके रास्ते जब आगे बढ़ रहे हैं। और सीआईए की जो रिपोर्ट है इस साल की, उसमें उन्होंने रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा, वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। और जो एक रेयर इंटरव्यू भी हुआ था सीआईए चीफ उस वक्त के बाइडेन इंतजामिया में, और जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस वक्त हमने रिपोर्ट भी किया था, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि हां ये अलायंस बन चुका है और ये वेस्टर्न हेजेमनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, अब नाइजीरिया में ट्रंप ने कह दिया कि हमला करेंगे और प्लान तैयार हैं, ये सारी बातें हुई, लेकिन आज वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है, उनके मुताबिक अफ्रीकन कमांड जो है उसकी जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि हमला हो। जाहिर हमला हो तो सकता है, ट्रंप ऑर्डर करेगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि हम नाइजीरिया के ऊपर अटैक करें। वाशिंगटन पोस्ट, द यूएस लीडरशिप इन अफ्रीका इन्फॉर्म किया है उसने पेंटागन को दैट इट हैज अदर प्रायोरिटीज। अफ्रीका में इतनी बड़ी ग्रेड गेम जारी है, हमारी कुछ और प्रायोरिटीज हैं, उधर काम करना जरूरी है कि बजाय हम इस, क्योंकि देखें वहां पर चाइना बैठा हुआ है, चाइना की इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नाइजीरिया में, $21 बिलियन उन्होंने अनाउंस किया 2025 में, $21 बिलियन। तो मतलब चाइना बैठा हुआ है, रशिया है, अमेरिका ड्रैग होगा तो मसला और खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमला नहीं होने जा रहा, इसका मतलब यह है कि
अमेरिकन पॉलिसी हर जगह पर कैसे डिजास्टर का शिकार हो रही है। और देखें जो कोल्ड वॉर थी ना, बहुत बड़े मिलिट्री माइंड्स और पॉलिटिकल माइंड्स आपको अमेरिका में नजर आते हैं, यूरोप में जब वो नजर आते हैं। तो यहां पर तो सिर्फ सोवियत यूनियन था और इधर तो चाइना से तो फटा चल रहा था। तो ऐसी कोई विजडम नजर नहीं आती। ओआईसी वर्ल्ड वैसे ही एक बहरान का शिकार है और मतलब कोई मुनज़्ज़म नहीं है। बाकी ये है सोवियत यूनियन, ये तो वो जाहिर है सोवियत यूनियन भी तो खुद जंगों में इन्वॉल्व है। तो अमेरिका में इस वक्त यानी कौन है, रूबियो पॉलिसी बना रहे हैं, ट्रंप पॉलिसी बना रहे हैं। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उधर प्यूटन बैठे हुए हैं, उधर प्रेसिडेंट शी बैठे हुए हैं, सामने ट्रंप बैठे हुए हैं। तो फर्क होता है। उस वक्त जो माइंड्स उधर वेस्ट में बैठे हुए थे, तो बहुत चीजें अब डिफरेंट है। तो अब वो विजडम आपको इधर नजर आ रही है। और अब देखिए सूडान से क्या पेनफुल रिपोर्ट सामने आई है। जो आरएसएफ है उसने बहुत सारी बॉडीज को बर्न किया है टू हाइड वॉर क्राइम्स। ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट जब वहां से सामने आ रही है। और बर्तानिया ने अपनी फौज भेज दी है, एयरफोर्स भेज दी है बेल्जियम के लिए ड्रोन जो आ रहे हैं उनको गिराने के लिए। अब ये क्या सूरत हाल है, बर्तानिया ने फोर्स भेजी है बेल्जियम, ड्रोन्स बार बार आ रहे हैं रशिया के, वो कह रहे हैं रशिया ड्रोन्स है। तो क्या बर्तानिया की एयरफोर्स, अच्छा वैसे अमेरिका की क्यों नहीं आई भाई, अमेरिका भी तो बैठा हुआ है, नेटो भी तो है, तो अमेरिका नहीं आया, बर्तानिया की एयरफोर्स को आखिरकार जब जाना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, चाइना's क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन विल रीशेप मार्केट्स एंड पॉलिटिक्स। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी ये रीशेप कर सकती है और मार्केट्स को भी ये रीशेप कर सकती है। इस वक्त चाइना की जो कैपेबिलिटी है इस एनर्जी के हवाले से और इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करने के हवाले से, सोलर से, विंड से, वो प्लैनेटरी स्केल के ऊपर चली गई है। यानी पूरे प्लैनेट के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। और ये बेहतरीन और चीप एनर्जी है। अगर कोल और गैस के मुतबादिल के तौर पर देखा जाए तो ये बेहतरीन और सस्ती और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो अमेरिकन करंट गवर्नमेंट जो है वो इसको रिजेक्ट कर रही है, इस एनर्जी को। और जो यूरोपियन इंडस्ट्री है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही है, क्योंकि महंगा ऑयल गैस वो उनको इससे यानी उनको मसला दरपेश आ रहा है। तो उसके अलावा जो उनके वोटर्स हैं यानी यूरोपियन जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाई जाए, इसमें इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए पॉलिसीज आसान की जाए। इस वक्त यूरोप में ग्रीन एनर्जी के लिए जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी सख्त हैं। तो चाइना की ये जो एनर्जी है ये बिलियंस ऑफ लाइव्स, प्लेनेट के ऊपर बिलियंस ऑफ लाइव्स ये तब्दील कर सकती है। द वर्ल्ड नीड्स व्हाट चाइना हैज टू ऑफर। दुनिया को उसकी जरूरत है जो चाइना के पास है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन यूरोप सपोर्ट ग्रीन एनर्जी। वो इस वक्त चाह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी जिसके ऊपर डोमिनेंस चाइना की है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक 85% ऑफ यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में जो सर्वे हुआ है, 85% ने कहा कि ये होना चाहिए। ठीक है ना, यानी हमें इस एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए जो कि सस्ती भी है। और बहुत सारे यूरोपियन जो हैं वो ऑलरेडी इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको देखते हैं कि ज्यादा ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, आपके घर में सोलर लगा हुआ है, और खासकर जो यूक्रेन जंग है उसके बाद तो एनर्जी बहुत ज्यादा महंगी, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, जिससे गवर्नमेंट्स में भी बहुत क्राइसिस और क्योस पैदा हो गया ना। अब यानी कि उनके वोटर्स प्रेशर डाल रहे हैं कि ये करें। और फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर चाइना इस एनर्जी को भेज रहा है और वो मुल्क बहुत ज्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं, तो ये उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब यूरोपियंस को अब सोचना है कि उनके वोटर्स भी ये चाह रहे हैं, ओवरऑल भी इसमें बेनिफिट है, और एनर्जी महंगा ऑयल गैस खरीद कर वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। सो अब उन्होंने ये सोच रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है मार्केट्स को भी बदल देगी और पॉलिटिक्स को भी बदल देगी। देखिए ना, ऑयल गैस इस सब की तो जंगें जारी है ना, तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल मार्केट्स को बदलने की सलाहियत रखती है, वो चीज जो चाइना के पास है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। फिर चाइना ने 2 सैटेलाइट्स है वो भेजे हैं और अपने टारगेटेड जो ऑर्बिट हैं जहां पर वो भेजना चाहते थे वहां पर भेजे हैं, और अब वो सैटेलाइट्स को डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नई कैपेबिलिटी जब उन्होंने हासिल की है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। चाइना जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जिससे उम्र जो है वो बढ़ सकती है और 150 साल हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। चाइनीज साइंटिस्ट डेवलपिंग अ ड्रग
to extend human life to 150 years. آپ کو یاد ہے جب پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ واک کر رہے تھے تو اور ساتھ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ تھے, تو جو ایک مائک کے اوپر جو آواز کیپچر ہوئی تھی اس میں وہ لمبی زندگی کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو 150 سال تک وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ. اور ایک دی ٹائمز نے رپورٹ دی ہے, آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دی ٹائمز نے بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ دی ہے. یوکرین کی جنگ جس دن چھڑتی ہے اور وہ پہلے چند گھنٹے یوکرین کی جنگ چھڑ گئی, پہلے چند گھنٹے زیلنسکی جو ہے وہ کیو کے ایک بنکر سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کو فون کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں کہ نیٹو کی فوجیں یوکرین پہنچے اور وہ یوکرین میں نو فلائی زون ڈکلیئر کریں. نیٹو کے سیکرٹری جنرل انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں رشین فائٹر جیٹس گرانا پڑیں گے, رشین ایئر کرافٹ گرانا پڑیں گے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اور بائیڈن کے ساتھ مین وائل جو بات ہوئی تو بائیڈن نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے نیٹو کی براہ راست جنگ رشیا سے چھڑ جائے گی اور تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو جائے گا, تو ہم نہیں کریں گے. تو اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ ورلڈ وار سے بچانا چاہتے تھے, اصل بات یہ تھی کہ وہ رشیا کو پراکسی وار میں دھکیلنا چاہتے تھے کہ ہم خود نہ لڑیں, رشیا یہاں پر ڈریگ ہو جائے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ فیلئر ہے کہ یوکرین کو جنگ میں دھکیلا, پھر خود مدد کو نہیں گئے. آج دی ٹائمز کی سٹوری, یوکرین کو جنگ کی طرف دھکیلا, پہلے دن انہوں نے مدد مانگی اور مدد کے لیے نہیں پہنچے, ڈائریکٹلی نہیں گئے رشیا خلاف, پراکسی میں ان کو دھکیل دیا. پھر آپ دیکھیں اسی سال چند مہینوں بعد جب زیلنسکی معاہدہ سائن کرنا چاہتے تھے استنبول میں, تو بائیڈن نے روکا زیلنسکی کو, تو ڈائریکٹ بھی نہیں لڑے اور زیلنسکی کو اور یوکرین کو جنگ میں شامل رکھا اور آگے بڑھاتے رہے معاملات کو. آج یوکرین جو تباہ ہو چکا ہے. یہ بات طے ہے کہ یوکرین نہیں جیتے گا, اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے, مطلب اس کا نتیجہ ورلڈ وار نکلے, اس کا نتیجہ یہ نکلے کل کو یہ جنگ بند ہو جائے, اس میں سے یوکرین کا بھی فاتح ہو کر نہیں نکل سکتا. یہ بات طے ہے. تو پھر یوکرین کو تو اور اس کے لوگوں کو تو کبھی یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی. تو یہ بڑی پاورز کا کھیل ہے. دی ٹائمز نے اس بات میں کچھ چیزیں واضح کی ہیں. پہلے اب دیکھیں چند گھنٹے کیسے ہوں گے. زیلنسکی صاحب جب بنکر سے فون کر رہے ہیں, نیٹو سیکرٹری جنرل جو ہے کرے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.